अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान की पब्लिक को बढ़ता हुआ डॉलर जो ऊपर से ऊपर जा रहा है सर, उसकी उड़ान तो बहुत ऊंची है। मैंने सोचा अपनी आवाज़ की पिच भी थोड़ी ऊंची कर लूँ, तो मेरी आवाज़ की पिच में मेरा तारुफ जी, मुझे कहते हैं सुहा अफजल और इन्हें कहते हैं अब्दुर्रऊफ साहब। लेकिन अखबार अब्दुर्रऊफ साहब ने आज सुबह सुबह देखा तो मुझे कहा सोहा ये देखो, ये खबर जो है ना, ये खबर मुझे डिस्टर्ब कर रही है सुबह सुबह। मैं तो कह रहा हूँ कल रात से डिस्टर्ब कर रही है और सुबह उठ के फिर वही खबरें इन्हें अब डिस्टर्ब तो परेशान कुन है। मतलब जो फिच ने, जैसे हमने कल भी बात की थी कि हमारी आउटलुक मनफी की हुई है, कल फ़ारूक सलीम साहब से भी हमने बात की थी, वो तो थोड़े से होपफुल थे कि अगर सियासी इस्तेहकाम आ जाए तो कुछ बेहतरी आ सकती है। लेकिन मैं बड़ा मायूस हुआ हूँ और मुझे उससे ज़रा मायूसी ये होती है हुक्मरानों के रवैये से और साथ में अपोजिशन लीडरान के रवैये से भी, कि उनको इस वक्त ये पड़ी हुई है कि किसी तरह से मेरा इक़्तिदार बाकी रहे या मैं इक़्तिदार में आ जाऊँ, और इस बात की फ़िक्र नहीं है कि अगर सियासी इस्तेहकाम से मुल्क बचता है तो मुल्क को बचाना चाहिए, मुल्क प्रायोरिटी होनी चाहिए। सर, इस वक्त सूरत हाल ये कि मईशत पर सियासत की जा रही है। कल मैं मिफ्ता इस्माइल का एक इंटरव्यू देख रही थी, उन्होंने कहा कि मैंने मुश्किल तरीन फैसले किए हैं क्योंकि मेरे पीछे मेरी पार्टी खड़ी है और मैं आगे भी करूँगा। और एक और चीज़ उन्होंने एडमिट की कि मुझे पता है कि इलेक्शन में मुझे और मेरी पार्टी को बुरी तरह शिकस्त और नुकसान सिर्फ इन सख्त फैसलों की वजह से हुआ है। मैंने भी वो देखा था इंटरव्यू उनका, और वो बातें उन्होंने जो कही मुश्किल फैसलों वाली, वो मुश्किल फैसले तो होंगे, कहते आगे भी करूंगा। वो उसकी वजह ये है कि जाहिर है जब डॉलर 224 का, और आज हमें नहीं मालूम कहाँ जाएगा कि ये उड़ान डॉलर की सर, और ऊपर जाती है या नीचे रहती है, इंटरबैंक में 6 रुपए बढ़े तो 221 हो गया, 8 रुपए बड़े आपकी ओपन मार्केट में 8 रुपए बड़े 224 हो गया। आप सोचिए, तारीख, ये जो डायलॉग है ना, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, सर हम तो यूज्ड टू हो गए हैं बीइंग अ न्यूज़ कास्टर। मसला ये है कि जो फॉरेन करेंसी में अदायगियाँ हमें करनी है वो तो अब नए रेट के मुताबिक करनी होगी ना। जब नए रेट के मुताबिक आएगा तो मुझे लगता है, डर ये है कि जब 15 तारीख आए, पहली तारीख आएगी, अब तो पहली आनी है, तो पेट्रोल की कीमत में बेतहाशा इजाफा होगा, बिजली की कीमत में उसके साथ ही इजाफा होगा, और तो वो कमर टूटेगी जो लोग हैं हमारे उनकी, और क्या बनेगा। बहरहाल ये है कि स्टॉक मार्केट तक हिल गई, कल 1700 पॉइंट 2 दिनों में जाके गिरे हैं। 700 पॉइंट परसों से 1000 पॉइंट कल हुए, और उसी की बुनियाद के ऊपर फिर इंटरनेशनल जो लोग हैं फाइनेंस के, वो पाकिस्तान के बारे में तरह तरह के वसवसों का शिकार हैं। पाकिस्तानी भी को बहुत खुश नहीं है इस सूरत हाल से, जो जानते हैं कि ये सूरत हाल मुश्किल है, वो और ज़्यादा परेशानी का शिकार है। तो अब मैं जैसे बात जी सूरत हाल सर इस वक्त ये है कि हमारा बिल्कुल दिल नहीं करता कि हम सुबह सुबह के आपको इतनी बुरी और गंदी खबरें दें, लेकिन ये सूरत हाल पाकिस्तान की ऐसी है कि इलेक्शंस के बाद कुछ कहा जा रहा था कि चीज़ें कुछ सेटल डाउन हो जाएंगी, लेकिन कल का जो सर पीडीएम का इजलास हुआ उसमें भी देखना चाहिए था कि हमें कहा जाता है, हमारे प्रोड्यूसर्स हमें कहते हैं कैमरा ऑन हो तो आप लोग ऐसे बिहेव कीजिएगा कि बस ज़बरदस्त है, एंथुसियास्टिक हैं और बड़े पैशनेट है। कल हमने भी यही देखा सर, ऐसे पीडीएम के मतलब उस इजलास में सब मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, ऐसे जैसे कैमरा ऑन हो गया और कैमरा मैंने कहा उनको फर्क नहीं पड़ता। मतलब उनकी शिकस्त हो गई है। ज़्यादातर लीडरान जो हैं उन्होंने बाहर बंगले खरीदे हुए हैं, बाहर उनकी फॉरेन करेंसी में रखे होंगे। पूरा सर उनका, हाँ बैकअप पूरा है। वो तो यहाँ से भाग भी जाएंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भागे हुए मतलब सर, जिन्होंने भागना था भागे हुए। खैर चले, हम भी भागते हैं। सर आगे की तरफ थोड़ा सा आपको बताते हैं कि आगे आज हमारे टॉप स्टोरीज में क्या होगा। पहली चीज़ जिसको हमने डिस्कस किया, मेरा तो कहता है पूरे प्रोग्राम में हम उसको डिस्कस करें, लेकिन दीगर चीज़ें भी आज के रनडाउन में हम शामिल करेंगे। तो टॉप ऑफ द स्टोरीज आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुना है। ये वज़ीर आज़म ने सख्ती से इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि फौरी तौर पर मतलब किसी चीज़ से निकले नहीं, किसी चीज़ में फंसाने की तैयारी पूरी है। पाकिस्तान की माजी सूरत हाल पर हमने बिल्कुल ध्यान नहीं देना, हमने केसेस पे ध्यान देना है और माजी में भी यही होता रहा है। बहरहाल इस पर वज़ीर आज़म ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं। आगे बढ़ेंगे तो आज आपको खेल के मैदान से अच्छी खबर देंगे, जिसको हमने प्रोग्राम में पहले भी शामिल किया था। एक ताज़ा हवा का झोंका इस सूरत हाल में जो पाकिस्तान की फ़िलहाल है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैम्पियनशिप 2022 सर, इसका फाइनल सेमीफाइनल करीब है। अच्छी खबर ये है कि 23 को जब फाइनल होगा तो आपके लिए फ्री है, आप जाएं, बच्चों को लेकर जाएं और एंजॉय करें। इसको आज की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। इसके अलावा सर हम आज एक आर्टिस्ट से आपको मिलवाएंगे। टॉप स्टोरीज में 35 से ज़ायद अदाकाराओं की अदाकार और इसके अलावा पॉलिटिशियंस जो हैं उसकी ज़बरदस्ती आवाज़ निकालते हैं। अच्छा, मैं खुद बड़ा मैं भी हैरान हुई, इश्तियाक में बैठा हूँ उसकी सुना, उसकी आवाज़ें कैसी होंगी।
यस तो आवाज़ें निकालते हैं, ये उनसे मुलाकात कराएंगे। इसके अलावा डिजिटल एरा है और हर चीज़ हम मेमोरी सेव करते हैं अपने फ़ोन में। तो फोटोग्राफर है ये पाकिस्तानी, ऐसा है जिसने ऑक्सफोर्ड कोर्स में इनकी फोटोग्राफी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का जो है, यस सर, उसमें उनकी ऑक्सफोर्ड के कोर्स में शामिल किया गया, सारी स्किल्स को, जो उनकी फोटोग्राफी स्किल्स हैं। ऑल्दो हम आप की मुलाकात इनसे भी कराएंगे और जानेंगे कि किस एंगल से ये देखते हैं इस दुनिया को, तीसरी आंख से, कैमरे की आंख से। कैमरे की आंख से, और कैमरे की आंख कितनी मुनफरद है इनकी कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ऑक्सफोर्ड कोर्स में छोटे से देहाती गांव से इनका ताल्लुक है, लेकिन इतने ऊंचे के लेवल के ऊपर इनको पजीराई मिल रही है, तो उसकी वजूहत जाननी चाहिए। और सबसे बढ़ के ये कि आज कासिम अली शाह साहब ने हमारे साथ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे कि वो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे क्या बातें कर रहे हैं, वो नौजवानों को क्या पैगाम देंगे आज। और बड़ी तादाद में नौजवान उन्हें फॉलो भी करते हैं, मैं बहुत टिकटॉक्स पर उनके छोटे छोटे क्लिप्स भी देखती हूँ। छोटी छोटी बातों से आपको बड़े बड़े आप बूस्ट अप हो जाते हैं, बड़े आप इनकरेज हो जाते हैं, तो वो लोग उन्हें सुनना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं। तो आपके इसरार पे हमने आज उनको बुला लिया है अपने शो में, यह हम आपको बताएंगे। चले जी चलते हैं डेली डोज की तरफ। आज की डेली डोज जो कि वेडनेसडे डेली डोज है, वो आपको बताते हैं क्या क्या होगा। पहली खबर है, अच्छी खबर है, और मुझे हमेशा बड़ी खुशी होती है जब किसी खातून की खबर हमारे रनडाउन में आती है, और ये पाकिस्तान की पहली खातून कोहे पेमा होगी जो कि K2 सर करने के दर पर है और दुनिया की बुलंद तरीन चोटी ऑलरेडी सर कर चुकी है सर। अच्छा, कमाल है भाई, खातून सर। हाँ। मैं सोच रही हूँ, मैंने जाना हूँ, मैं तो ये शुमाली इलाका जात गई थी, तो सर जरा सी हाइकिंग नहीं हो रही थी मेरे से, डांट पड़ी थी बाबू सर, टॉप पे जाना पड़ गया पैदल हमें थोड़ा सा। बस बाकायदा मुझे डांट पड़ी कि वॉक करोगी तो ये तो नहीं ना होगा सिचुएशन जो भी सांस चढ़ रहा है और आप आपकी सिचुएशन बड़ी ख़राब सी हो रही है। तो ये जो है ना खातून सर, ये पाकिस्तान की पहली खातून है। हाँ बिल्कुल, मतलब इस हवाले से देखा जाना चाहिए, इतना मुश्किल चोटी है ये। K2 के बारे में बाद लोग कहते हैं कि ये जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है उससे भी ज़रा मुश्किल है, डेंजरस है ज़्यादा। बहरहाल ये इनका इरादा है, पहुँच गई हुई है ये बेस कैंप में, और 23 तारीख तक उम्मीद है कि ये चोटी सर कर लेंगी अगर मौसम मुआफिक रहा तो, चूँकि मौसम बाज़ का ऐसा होता है कि मुआफिक नहीं रहता। चंद दिन पहले हम जानते हैं शरोज़ काशिफ जो हमारे पाकिस्तानी को पैमा हैं, वो गए थे और वापसी के ऊपर वो लापता हो गए थे, बड़ी मुश्किल से उनको रेस्क्यू किया गया, आर्मी की टीमें गईं, वो उनको बचा के लाएं। तो अल्लाह करे ये अपनी कामयाबी से अपना सफ़र मुकम्मल करें और अपना नाम तारीख में लिखवा लें कि ये पहली पाकिस्तानी खातून होगी जो इस चोटी को सर करेंगे। और सर दुनिया की बुलंद तरीन चोटी कैंप 1 को ऑलरेडी ये सर कर चुकी हैं, और अगर हम ओवरऑल बात करें तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की, K2 पाकिस्तान की पहली और K2 पाकिस्तान की दूसरी। जैसे कि आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज़ अंदर आती हैं कि आप फंस जाते हैं, देयर इज़ नो वे फॉरवर्ड। तो ये कंपैरेटिवली दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन हो सकती है, लेकिन अगर डेंजरस और कॉम्प्लिकेशंस के अतबार से बात करें तो आप खुद ही बता रहे हैं कि बुलंद तरीन चोटी जो दुनिया की है उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत सारी जगहों पर आप ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है देयर इज़ नो वे। तो ये अब जो है खातून अगर कर रही है तो बड़ा क्रेडिट है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करे। सुबह को तो वैसे ही जब किसी खातून का नाम आता है, कारनामे आते हैं, सुबह जरा बड़ी फील प्राउड फील प्राउड। सर देखिए ना, हमारी टीम में देखिए, मैं आपके साथ बैठी हूँ, खातून है, हमारी पूरी टीम में एक प्रोड्यूसर है वो खातून है। देखिए ना, हर जगह खवातीन की एक क्रेडिबिलिटी है, एक प्रेजेंस है जो कि आपको ऊपर लेके जाती है। तो भाई इसको चैरिश करना चाहिए, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो हम ये नायला कियानी जो है इन्हें कंग्रेचुलेट करते हैं अपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से, और ये कामयाब होकर वापस आएँ और हम इंशाल्लाह विक्ट्री सेलिब्रेट करेंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ेंगे सर। ये भी बड़ी अच्छी खबर है, खवातीन के बारे में है सर। हाँ, ये भी खवातीन के बारे में है। फुटबॉल खेलेंगे हम भाई, अब फुटबॉल भी खेलेंगे, लेकिन ये सर किसान खवातीन है। अच्छी बात ये कि खवातीन तो है लेकिन किसान खवातीन है जो कि फुटबॉल परेशानियां भुलाने का जरिया बनाए हुए अपनी सारी घर की जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल हैं, प्रोफेशनल है या पर्सनल है, उन सबको भुला के अब हम किक करेंगे और सारी परेशानियों को किक आउट कर देंगे। बड़ी वैसे बात है, मैं हमारे वो जो बुज़ुर्ग हैं सरफराज शाह साहब, वो भी हमेशा ये कहते हैं कि अगर आप एंजाइटी का शिकार हैं, अगर आप परेशानी का शिकार हैं, तो अपने लिए कोई हॉबी ज़रूर रखें। ये भी एक हॉबी के तौर पे है और गेम भी है, स्पोर्ट भी है, तो दोनों चीज़ें मतलब इसमें मिल जाती हैं। आप परेशान हैं, आप निकलें, चंद घंटे अगर आप वॉक में गुजार लें तो भी आप एंजाइटी से, परेशानी से बच सकते हैं, आप डिप्रेशन से भी बच सकते हैं। सब्ज़ा हो, और अगर ख़ास तौर पे ऐसे में कि खेल के मैदान का सब्ज़ा हो तो और ज़्यादा आपको एनर्जेटिक कर देता है।
सर आपकी माइंड एनर्जी पेरू की खवातीन है, पेरू की किसान खवातीन है सर, ये अच्छी बात है। ये तो हैरानकुन बात भी है कि किसान खवातीन, किसान खवातीन है, मतलब जिन्होंने खेतों में काम करना है। लेकिन एक बात सच है सर, खेतों में खलियात में काम करने की वजह से इनकी बॉडी कंपैरेटिवली हम आम खवातीन की जो स्टूडियो में बैठ जाती हैं या घर में होती हैं, उनकी बॉडी ज़रा कंपैरेटिवली ज़्यादा ऐसे बेरेबल कुछ सिचुएशन में होती हैं कि वो ज़्यादा सख्त गर्मी को, सख्त धूप को, दौड़ को बर्दाश्त करती हैं और कैपेसिटी उनकी कंपैरेटिवली हमसे बहुत ज़्यादा होती है। तो सर वो ऑलरेडी खेल के तो यूज़ टू नहीं होती, लेकिन काम करने की, खेती बाड़ी करना सर आसान काम तो नहीं है ना। तो वहाँ पर जो खेती बाड़ी कर करके उन्होंने अपने आप को यूज़ टू किया होता है, उसको यूटिलाइज़ करेंगी फुटबॉल की गेम में। सो दैट इज़ गुड फॉर ऑल ऑफ देम। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ के आपको बताएंगे अजीबो-गरीब सी खबर है। मैं तो सिर्फ ये खबर पढ़ के यही सोचती थी कि ये हुआ कैसे होगा, लाइक कैसे हुआ होगा। चलिए आपको दिखा देते हैं। एक शख्स है और इनका ताल्लुक जो है अमेरिका से है। नाक से धकेल कर सर मूंगफली के एक दाने को पहाड़ की चोटी पे पहुंचा दिया उन्होंने। पिछला रिकॉर्ड जो था वो 8 दिन का था। रिकॉर्ड पहले बना हुआ है सर, 8 दिन का रिकॉर्ड था, उसको किया ब्रेक, उसको तोड़ा और उसको ब्रेक करने के बाद जनाब ये 7 दिन पर ले आए उसको। रात में उन्होंने कहा कि मैंने ज़्यादा ट्रैवल किया बिकॉज पहाड़ी पे मूवमेंट थोड़ी कम होती है और आपकी जो डाइवर्ट करने वाली, आपके माइंड को, आपकी ध्यान को डाइवर्ट करने वाली चीज़ें कम होती हैं, तो आमदरफ कम होने की वजह से मैंने रात का सफ़र ज़्यादा किया। मैं वैसे परेशान, क्या हंसी आ रही है मुझे तो। वो तो देखिए ना, मतलब हम आपको दिखा रहे हैं साथ साथ ना किस तरह से वो धकेल धकेल के, और नाक जब मतलब आती है तो वो ख़तरनाक बन जाती है ऐसे मामले में इसलिए कि वो मूंगफली का दाना लुढ़क जाता होगा नीचे। छोटा सा दाना, पता नहीं किस तरीके से ऊपर लेके गया ये बंदा। और सर ये तो हैरान कौन है। अच्छा, एज भी ज़्यादा है उनकी, एज भी इतनी कम नहीं है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आ जाना चाहिए। सर ऑलरेडी एक बंदे ने ये रिकॉर्ड बनाया हुआ था, वो 8 दिन का था। आपको व्यूअर्स मैं पहले भी बताती हूँ, दोबारा बताती हूँ कि 8 दिन का रिकॉर्ड पहले बना हुआ था जनाब। उनको तो हैट्स ऑफ जिन्होंने पहले ये रिकॉर्ड बना दिया, लेकिन जिन्होंने इसको ब्रेक किया उनको भी हैट्स ऑफ, क्योंकि उन्होंने 8 की बजाय 7 दिन में कर लिया और रात का ट्रैवल किया। रात को मूंगफली का दाना नजर कैसे आता होगा सर? लाइट लगाई होगी, लाइट तो खैर होगी जरूर, मतलब रिकॉर्ड बनाती है दुनिया। लेकिन देखो ना, जब आप ऊंची चोटी के ऊपर जा रहे हैं, दाना लुढ़क के नीचे भी आता है। वो कई बार लुढ़क के नीचे आता होगा, इनको ऊपर लेके जाना पड़ता होगा। हाथ भी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने, नाक ही नाक इस्तेमाल करनी। खैर चले, आपको कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम आवर साइड के रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड होता है, किसी भी चीज़ का अनोखा आपने बना लिया या तो आप आगे बढ़ते हैं। सर अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए ये है कि बेसिकली ट्रांस पेशावर ने बेहतरीन स्मार्ट टिकटिंग प्रोग्राम का बैनुल-अक़वामी ये अवार्ड है जो कि अपने नाम किया है, और ये एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है सर लंदन की जिन्होंने ये अवार्ड इन्हें दिया है कि आपने बड़ा कीप इन माइंड रख के इस चीज़ को कि ऑनलाइन किस तरह से लोगों को शिफ्ट करना है, और ई टिकटिंग को आपने पाकिस्तान में बूस्ट दिया है और पाकिस्तान में आपने इसको लॉन्च किया है, लोगों को इसका यूज़ टू किया है, तो आपको हम देते हैं अवार्ड। चलो शुक्र है, पाकिस्तान के हवाले से अच्छी खबर आती है। पहले तो वैसे खातून की भी थी जो K2 सर करने वाली हैं, वो भी अच्छी खबर थी पाकिस्तान के लिए। लेकिन ये BRT के मामले में इतने स्कैंडल बने, इतनी लोगों ने बदतारीफ़ी की, इतनी क्रिटिसिज्म हुई कि जब इस तरह की एक दो महीनों से खबरें आ रही हैं BRT के हवाले से कि उसको अवार्ड मिलते हैं या कोई उसको टिकटिंग के हवाले से अवार्ड मिलता है, तो फिर ये होता है कि चलो यार कुछ बेहतर काम हो गया। अदरवाइज़ पहले मंसूबे के बारे में था, मंसूबा डिले होता चला गया, उसके बाद जो पैसे लगने थे वो कितने ज़्यादा हो गए, डबल ट्रिपल हो गए, हाथी का नाम दे दिया, पाकिस्तान के पैसे बहुत खा गए, बड़ी सारी बातें हुई। बट ऑल दो सर ये जो है ना बेसिकली ट्रांसपोर्ट टिकटिंग ग्लोबल एक कंपनी है और ग्लोबल कंपनी है चूँकि, तो वो तमाम उनकी, बल्कि आप अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो सर आप तो बहुत ज़्यादा विजिट किया होगा आपने हर जगह, ये जो ट्रेन्स और बसेस की ई टिकटिंग होती है, ये कितना सिस्टम ट्रांसपेरेंट होता है वहाँ पे ना। मतलब मैं तो अगर टर्की की बात करूँ, मैं जब वहाँ गई तो मैं हमारे पास गाड़ी भी थी और हर चीज़ ट्रांसपोर्टेशन थी, लेकिन मैंने वो बाकायदा टिकट ली बस की और सर मैंने उस बस में खुद ट्रैवल किया और वो एक बस आपको पूरा टर्की आराम से घुमा देती है। हाँ, इतना उनका सिस्टम ज़बरदस्त होता है। तो ये जी जो अवार्ड था इसके लिए इंडोनेशिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, न्यू साउथ वेल्स और फिर कज़ाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स भी शामिल थे, जिसमें कंपटीशन में इसको पहला इनाम दिया गया। बड़े बड़े डेवलप मुल्कों के भी प्रोजेक्ट्स थे, तो बड़ी बात है। तो सिस्टम को अप्रिशिएट हम भी करते हैं फ्रॉम आवर साइड, हम भी तो खैबर पख्तूनख्वा जिंदाबाद, वो आगे निकल गया इस हवाले से। वहाँ के लोगों को बहुत मुबारकबाद, वहाँ की इंतजामिया को बहुत मुबारक, जिन्होंने ये सिस्टम बनाया, जिन्होंने इस सिस्टम को चलाया भी, फिर सिर्फ बनाना काफ़ी नहीं है। चले जी आगे बढ़ते हैं सर। आगे खबर ये है कि आप मुझे ये बताएं कि आपने कभी शतरंज खेली है? बहुत ज़्यादा। मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन था सर आप पे, क्योंकि जितनी आप बहुत ज़्यादा मैंने खेली है। और शतरंज एक ऐसी गेम है
कि आप एक बार शुरू कर दें तो फिर आप उसे उठ नहीं सकते। सर आप घुस जाते हैं, रानी क्या, आपके कारिंदे क्या, आपका राजा क्या, मतलब ऐसा है, ये ऐसी गेम है मुझे लगता है इसमें आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग कंपैरेटिवली किसी भी XYZ गेम से ज़्यादा होती है। ब्रेन फैकल्टी जो है वो इतनी ज़्यादा इस्तेमाल होती है जिसकी कोई हद नहीं। वैसे ये है कि इसकी लत लग जाए तो लत भी बड़ी बुरी है। मेरे एक अजीज़ थे, उनके बारे में है कि वो शतरंज खेलते थे और कई के दिन गायब हो जाते थे घर से। अच्छा। हाँ, गए किसी काम से, एक दफ़ा बेगम ने सौदा लेने भेजा, वो 4 दिन के बाद वापस आए। तो पूछा कहाँ थे भाई, कहने लगे असल में वो मैं बाज़ार में गया, वहाँ शतरंज हो रही थी, मैं भी बैठ गया, मैं जीता। तो वो उसने जो हारा था उसने कहा कि मेरे उस्ताद से चल के मुकाबला करो। मैंने कहा उस्ताद कहाँ है? अब ये गुजरांवाले की बात है। वो गुजरांवाले से फैसलाबाद पहुँच के उसके साथ और 2 दिन फैसलाबाद मुकाबला करने के बाद उसको हरा के और फिर वापस आए। ये इस तरह की लत था। सही बात है, आप लत में लग जाए तो फिर जब तक आप जीतते नहीं है, हारते भी रहेंगे, लेकिन जब तक आप जीतेंगे नहीं आपको सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन सर दिमाग बड़ा इस्तेमाल होता है इस गेम में। मुझे याद है मैं मौलाना मतीन हाशमी के साथ खेला करता था। वो हालांकि आलिम थे बहुत बड़े, और उन दिनों वो साहिब फराश थे, बीमार थे, उनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। तो उन्होंने खेलना शुरू किया मेरे साथ और फिर घर में भी शुरू हो गए। और फिर एक दिन जब मैं गया ना तो वो तकरीबन रूबे सेहत हो चुके थे, सेहतमंद हो गए थे। उन्होंने उठा के बाहर फेंकी और कहा कि इसको ले जाओ, ये मेरा वक्त बहुत बर्बाद करती है शतरंज जो है। तो उन्होंने पूरे मोरे शोरे सब घर से निकाल दिए। तो अपनी दोबारा तालीम की तरफ वो लग गए, अपने पढ़ने लिखने की तरफ चले गए। तो ये डिस्ट्रैक्ट बहुत करती है। सर बच्चों के लिए कहा जाता है कि ठीक है टाइम बहुत ज़्यादा, टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा ये गेम है, लेकिन बच्चों के लिए कहा जाता है कि इसमें दिमाग बड़ा इस्तेमाल होता है, आपका कॉग्निटिव प्रोसेस तेज़ होता है, आप सोचते हो कि आपने कैसे टीम बनानी है, कैसे अपने आप को सेव करना है, कैसे आपका वे फॉरवर्ड होना चाहिए। तो ये दिमागी इस गेम इसे कहा जाता है। और मैं तो खराबियां बयान कर रहा हूँ, सोहा ज़रा थोड़ी सी अच्छाइयाँ भी बयान कर रही है। आलमी दिन है स्पेन में जब मुसलमानों को शिकस्त हो रही थी, को 1000 साल के वो जो अरसा जो वहाँ पे हुक्मरानी उनकी रही है, तो वहाँ पे जो बादशाह था स्पेन का एक, उसको जब फर्डिनेंड हमला कर रहा था, कब्जा के लिए आ रहा था, तो वो जनाब वो बादशाह साहब जो है ना वो शतरंज खेलने में मसरूफ़ थे। अच्छा। और शतरंज उनकी ऐसी थी कि वह हमराही के साथ ऊपर मैदान में बैठे होते थे और नीचे रक्कासाएँ जो हैं वो मोरों की शक्ल में होती थी। और जब कोई चाल चलते थे तो रक्स करते हुए, डांस करते हुए वो एक रक्कासा जो है वो मोरा अपना आगे चलती थी मोरे की शक्ल में। तो उन्होंने कहा कि देखो कितना पुरलुत्फ़ खेल है, दिलचस्प खेल है। फर्डिनेंड को चाहिए कि हमसे जंग करने की बजाय शतरंज खेल लें, शतरंज का कंपटीशन करके जंग कर लें। हाँ, तो वो देखो ना, वो पाकिस्तान जो है इसमें भी अगर लोग इस तरह से खेलेंगे तो फिर शिकस्ती के बायस बनेगी। मतलब ये चीज़ गेम के तौर पे बिल्कुल ठीक है, आप गेम के तौर पे लें, लेकिन वो जो मैंने स्पेन वाली मिसाल दी है उस तरह की मिसाल ना हो जाए। या मैंने अपने अजीज़ की जो एक मिसाल 4 दिन बाद घर आएंगे तो डांट ही पड़ेगी ना, बल्कि मार भी पड़ सकती है। भाई आप बच के रहें, शतरंज खेलें, लेकिन एक गेम की हद तक खेलें। बहरहाल बताने का मकसद ये था कि आज शतरंज का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो वो तमाम लोग जो इस गेम को बड़ा खेलते हैं और बड़ा इंजॉय करते हैं, आप सबके लिए खबर थी भी। अच्छा जी, हमने अब डेली डोज कर लिया, हम अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे, लेकिन हमने सर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। अब ब्रेक लेके वापस आएंगे और वापस आके हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे। आप देखते रहिए ये हमारा प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद वज़ीर आज़म ने कल कहा कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला जल्द जल्द सुनाया जाना चाहिए। जाहिर है कि वो उस प्रेशर को ख़त्म करना चाह रहे हैं जो प्रेशर इमरान की सूरत में उनके ऊपर बिल्ड होता चला जा रहा है। इसके साथ एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंवर दिलशाद ने कल एक इंटरव्यू में एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि इमरान जो इतना ज़्यादा ख़िलाफ़ हुए हैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के, तो उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि इमरान चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से अलहदगी में मुलाकात करना चाहते थे और उसकी उनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है और गवाह भी हैं। उससे मुलाकात से उनको नतीजे वो नहीं निकल सके, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर नहीं मिले, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये ख़िलाफ़ हो गए। खैर, ये इफ्तिखार जो हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे दोस्त हैं और इसके ऊपर बड़ा अच्छा एनालिसिस करते हैं, बल्कि एक सीनियर तजियाकार के तौर पे जब भी आपने उनको देखा है उनके एनालिसिस बड़े ज़ोरदार होते हैं। इफ्तिखार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये फरमाएं कि वज़ीर आज़म का ये जो कहना है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला जल्द सुनाया जाए, ये उस प्रेशर में है जो इमरान बिल्ड करता चला जा रहा है या और कोई वजह है?
देखिए, मुझे तो इस पाकिस्तान की सियासत की अब समझ आनी खत्म होती जा रही है। हाँ, ये सियासत दमा बदमा चल रही है, असूलों पे नहीं चल रही। मुल्क की सियासत को असूलों पे चलना चाहिए। मतलब क्या ये एक सरमादार मुल्क होगा, क्या ये अवाम दोस्त मुल्क होगा, क्या इसकी पॉलिसियाँ गरीबों के लिए होंगी, क्या इसकी पॉलिसियाँ जमहूरियत के लिए होंगी, या इसकी पॉलिसियाँ एक मजबूत फौज के लिए होंगी। सब कुछ गुड मुड हो गया, कुछ समझ नहीं आ रही कौन क्या कर रहा है। मसला आप जो बात कह रहे हैं कि आज ख्याल आया है उस हुक्मरान तबके के नुमाइंदे को कोई फॉरेन फंडिंग केस पड़ा हुआ है, हाँ, तो इन्होंने इस फॉरेन फंडिंग केस के बारे में एज ए पॉलिसी डिसीजन तो कभी भी, इतने साल से ये सियासत कर रहे हैं, कभी भी इनकी सियासत का ये पार्ट और महवर नहीं रहा कि ये मुतालबा करते। तो आज ये मुतालबा करके जो बात ये उसके बारे में कह रहे हैं कि इमरान खान को दबाव बढ़ाने के लिए, इमरान खान इनके दबाव से बाहर निकल गया है। इमरान एक ऐसी चीज के तौर पर, ऐसी पावर के तौर पर इमर्ज कर रहा है जो इनकी रवायती सियासत से मुख्तलिफ है। उसने गाली का एक ऐसा तरीकाकार अपनाया है और हर बात को इस तरीके से पेश किया है कि लोगों को उसकी बातों पर यकीन आना शुरू हुआ है। और उसमें एक बहुत बड़ी चीज सब जो है वो हम सब लोग तजिएकार में गौर कर रहे। 2000 के बाद पैदा होने वाली नस्ल जो है वो अजीब क्राइसिस में से गुजरी है पॉलिटिकली। उसको मैच्योरिटी मिली अब, और मैच्योरिटी मिलने के लिए 2011 के बाद उनको एक उभरता हुआ हीरो नजर आया है, उसका नाम था इमरान खान। और इमरान खान ने कहा ये सब चोर चके बदमाश लुटेरे और लफंगे हैं और आपकी तमाम खराबियों की वजह ही है। और उसने इसको एक्सप्लॉइट किया और एक खास धड़ा जो था हमारी एस्टेब्लिशमेंट का, उसके 3 DGISI ने भरपूर उसकी मदद की, उसको मैच्योर किया और 2018 के इंतखाबात में उसको जिता दिया। फिर 4.25 साल उसको मिले, उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अवाम को नारों में ही मुलव्वस रखा। आज भी वो वही पोजीशन है कि जिस फॉरेन फंडिंग केस की आप बात कर रहे हैं वो उसको भी ब्लैकमेल करने को फिर रहा है और हर बयान में इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव डाल रहा है कि अभी पिछले दिन जो इंतखाबात हुए हैं ज़िमनी, एक जगह भी धांधली का शायबा भी नहीं पाया गया, लेकिन बजाय उसको तस्लीम करता वो उसने फिर अपना दबाव जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर डालते हुए चीफ इलेक्शन कमीशन को हिट किया है। उसकी बीवी के बारे में बात की गई है, उसके रवैये के बारे में बात की जा रही है। तो अब समझ आइए शहबाज शरीफ साहब को कि वो ये दबाव बढ़ा रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी, ये भी लोग जिम्मेदार हैं इस पाकिस्तान की जो खराबियां जिसको हम देख रहे हैं, इसमें इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने भी कोई ऐसी सियासत नहीं की जो संजीदा हो। इन्होंने पिछले 4 महीने में मुझे बताएं कि इतने वाकयात बताए इन्होंने हमको कि ये खराबियां खैबर पख्तूनख्वा में हुई, ये नुकसान हुआ, ये गलत पॉलिसियां बनाई गई, यहाँ से पैसा लूटा गया। तो इन्होंने कौन सा संजीदगी में 4 महीने के अंदर आके कुछ किया? वो तो एक स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहा है। उस स्क्रिप्ट का जी बोलिए। हाँ, स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहा है। जैसे आप फरमा रहे थे, इमरान का तो एक वादा तर्ज जो लाया अमल है वो बिल्कुल क्लियर है। और इमरान की भी जैसे आप बात कर रहे हो, इमरान भी कुछ ना कुछ तो उसके जहन में ये पस पर्दा है, एक जहन की पुश्त पे है कि ये फॉरेन फंडिंग केस का मेरे खिलाफ के फैसला आ सकता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो भी इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर प्रेशर बढ़ाता चला जा रहा है। और ये जो क्योस पैदा हुआ है, इस क्योस में और इजाफा हो रहा है। रऊफ, मुझे ये डर है कि अगर ये क्योस ऐसे ही रहा तो हमारे इक्तिसादी सूरत हाल के जो पैमाने हैं, जो इंडिकेटर्स जिसको आप बोलते हो, वो अच्छे नहीं हैं। हम बहुत ही गहरे इक्तिसादी बुरान में फंस जाएंगे और ये नारे मारते रह जाएंगे, इनका तो कुछ नहीं बिगड़ना। बिगड़ेगा तो मेरा या मुझसे जो नीचे गरीब तबका है उसका, जब उसको बिजली नहीं मिलेगी, जब उसको तेल नहीं मिलेगा। मतलब कल रात हमें सारी रात हमारी बिजली नहीं आई। अच्छा, क्यों नहीं आई? कोई जवाब देने को तैयार नहीं। अब ये भी सोचा जा रहा है कि पेट्रोल की राशनिंग की जाए, क्योंकि पेट्रोल खरीदने के लिए पैसे कम है। अगर ये पैसे दे दे कि हम पेट्रोल खरीदते हैं तो इसका भी हमें नुकसान होगा। ये भी सोचा जा रहा है कि बिजली जो पैदा करने के लिए जो हम खरीदते हैं बाहर से ऑयल और बाहर से जो गैस खरीदते हैं कोयला, हमारे पास पैसे नहीं है,
तो मुमकिन है कि बिजली भी 8-8, 10-10, 12-12 घंटे ना आए। तो ये इन हालात की तरफ जा रहा है। इन हालात में बात नहीं हो रही, फॉरेन फंडिंग केस पर हो रही है, इलेक्शन कमीशन को बुरा कहा जा रहा है, अपने मुखालफिन को कुत्ता बिल्ला कहा जा रहा है। ये पॉलिटिक्स पाकिस्तान को अल्लाह जिंदगी जाने कहाँ लेके जाए। ये कहिएगा कि आप ये कह रहे हैं कि रिवायती सियासत से निकल के इमरान खान ने कोई नए तर्ज सियासत को जो है ना लॉन्च किया है, आप यूँ कह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, अगर हम मुख्तलिफ बयान देखें तो राना सनाउल्लाह ने पिछले दिनों में बयान दिया कि अगर 5 बंदे गायब हो जाए ज़मीनी इलेक्शन के बाद तो आप बताएं कि आप क्या कर सकते हैं। मतलब बा आवाज़ें बुलंद और डंके की चोट पर आप इस तरह की बात कर रहे हैं। इसके अलावा परवेज़ इलाही ने कहा कि अगर मुझे वज़ीर आला बना दिया जाता है तो मैं 2 मिनट ही लगाऊंगा अगले असम्बली या तहलील करने में। रिवायती सियासत में ये चीज़ें अभी भी हमें जिंदा नजर आ रही हैं, एक नई सोच के बजाय भी। तो ये कितना किरदार अदा कर सकती है कि सियासत ही की जा रही है मुसलसल मेशियत के ऊपर भी, और इकॉनमी पे अब सियासत खत्म करने का वक्त जो है वो आ गया है। मोहतरमा, इकॉनमी पे तो सियासत करता हुआ कोई मुझे नजर आ नहीं रहा। बेहतरी की तरफ कोई मुझे तो कुछ स्टेप नजर नहीं आया। IMF से जो मुआहदा किया इमरान खान ने, उसी को हमें भुगतना है, फिर वक्त उसी को जाना है। जहाँ तक रहा राना साहब की बात करना, राना साहब ने बिल्कुल गलत बात की है। वो गैर आईनी बात है। 63 में लिखा हुआ है कि अगर एक पार्टी को अपना प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर उसने अपॉइंट किया है, उसकी पार्टी के लोगों को वोट देना है और एब्सटेन भी नहीं करना। क्या नहीं करना? एब्सटेन भी नहीं करना। ये लिखा हुआ है 63 में, अगर पढ़ लें आप, वक्त आज हो तो गूगल पे जाके पढ़ लीजिएगा। तो मुझे नहीं समझ आता राना साहब ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। दूसरी बार आपने कहा वो जो परवेज इलाही साहब है, परवेज साहब किसी वक्त असेंबली तोड़ दें, उनको असेंबली तोड़ने और असेंबली को बहाल करने का बहुत लंबा तजर्बा हासिल है। जब उनके खिलाफ एक दफा एक असेंबली टूटी थी तो उन्होंने अपने सारे मेंबर्स जो है ना वो इस्लामाबाद ले गए, तो इस्लामाबाद के होटल में महीनों उनको ठहराया था। ये अजीब किस्म की सियासत है, इसका फायदा कुछ भी नहीं है। इसका फायदा बुरहान जो है गहरा होता जाएगा, और बुरहान की नौयत ये है गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लाकानूनियत बढ़ रही है, इंसानी रवैयों में तलखी बढ़ रही है। ये खराबी जो पैदा हो रही है, इसका हल ना राना सनाउल्लाह के पास होगा, ना चौधरी परवेज इलाही के पास होगा, और इससे हम तबाह हो जाएंगे और हमें नुकसान होगा बतौर कौम के। इफ्तिखार, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अब कल भी देखो ना, जो 9 जमाती इत्तेहाद है उसका कल इजलास हुआ और उन्होंने भी इस बात का इरादा किया कि जनाब हमने इसी तरह हालात को चलाते चले जाना है, अपनी मुद्दत गवर्नमेंट की पूरी करनी है। दूसरी तरफ जो है वो बैठ के वो हमजा के ऊपर पूरे एतमाद का इजहार किया गया और कहा गया कि उसकी हुकूमत हमें बचानी है। हर किसी को ये पड़ा हुआ है, या तो, और इवन इमरान भी, उसको ये पड़ा हुआ है किसी तरह से मेरी हुकूमत आ जाए। अपना अपना सारे सोच रहे हैं, मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। भाई रोक साहब, आप एक पढ़े लिखे जानदीदा आदमी है, मुझे एक बात बताएं, इमरान खान साहब ने 4.25 साल में क्या किया कि अगले 1.5 साल में वो कर देंगे? बात सवाए कि उनकी ख्वाहिश है दिली कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और इसका सारा खानदान जेल में हो और काल कोठरी में पड़ा हो, और आसिफ जरदारी भी जेल में हो, आसिफ जरदारी की बहन भी जेल में हो। बिलावल पे अगर कोई इनको अच्छा मुकदमा इन्होंने बनाया हुआ हो तो ये बिलावल को भी जेल में डाल दे। उस आदमी की सारी सियासत मनफी सियासत है, लेकिन वो खुशकिस्मत है कि वो मनफी सियासत का मामला बेचने में कामयाब हुआ है नौजवान नस्ल को। नौजवान नस्ल का एक प्रॉब्लम है, जब आपको कोई चीज़ नहीं मिलती तो आप सोसाइटी के खिलाफ हो जाते हैं और अमीर आदमी के खिलाफ हो जाते हैं, पैसे वाले के खिलाफ हो जाते हैं, जिसके पास अच्छी मोटरसाइकिल होती है उसके खिलाफ होते हैं, जिसके पास अच्छी कार होती है उसके खिलाफ हो जाते हैं। ये जो इंसान का एक जज्बा है या एक जो इंसान के अंदर एक ख्वाहिश होती है, उसको उसने बहुत प्रॉपरली एक्सप्लॉइट किया है और उसने एक लाके खड़ा कर दिया है कि ये जो टोला है चोरों का है। उस टोले के खिलाफ उनको तैयार तो कर लिया, लेकिन ये नहीं बता पा रहा कि जिन लोगों की ख्वाहिशात को इस्तेमाल करके ये कर रहा है उन बेचारों को ये क्या देगा। क्या उनको कोई अच्छी सी मोटरसाइकिल दे देगा? क्या उनको अच्छे कपड़े दे देगा? क्या उनको अच्छे घर दे देगा? क्या उनको अच्छी नौकरियां दे देगा? आपको याद रहे कि इसने कितनी नौकरियों का वादा किया था, इसने कितने घरों का वादा किया था, इसने कितने जॉब का वादा किया था, किधर गई वो सारी चीजें? लेकिन ही इज लकी कि उसको एक ऐसा मजमा मिल गया है जो उसकी बात पे चल रहा है, और उस मजमे को ये उसका मैसेज पहुंचाने के लिए अरब रुपए की जो सरमायाकारी सोशल मीडिया में की गई, मैं उसको शाबाश देता हूं, उसमें वो कामयाब रहा है। और ये जो खेल है इससे पाकिस्तान को फायदा नहीं होना,
इससे बेहतरी नहीं होनी। मसला रियल स्टेट है, 3 दफा आपने एमनेस्टी दी। एमनेस्टी होती है कि आप ब्लैक मनी लेके आए, हम आपको नहीं पूछेंगे ब्लैक मनी कहाँ से आई। वो तीनों मरतबा जो आपको एमनेस्टी दी गई वो रियल स्टेट के लिए दी गई। रियल स्टेट क्या होता है कि आप प्लाट खरीद लेते हैं, 50 साल के बाद उसके ऊपर घर बनाए, आपने सरमायाकारी कर दी। उस सरमायाकारी के फायदे का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि उस सरमायाकारी से जॉब नहीं पैदा होती। मतलब अगर उसके लिए कारखाना लगाया जाए या अगर कारोबार किया जाए तो उसमें लोगों को नौकरी मिल सकती है, लोगों को रोजगार के जरिए ज्यादा मिल सकते हैं। लेकिन अगर मैं अगर 100 प्लाट खरीद लेता हूँ अरबा रुपए के, वो अरबा रुपए की सरमायाकारी मुझे जाती तौर पर तो फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन उस अरबा रुपए की सरमायाकारी से जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं पैदा होती। और इसने 3 दफा एमनेस्टी उस चीज पर दी है। अगर वो एमनेस्टी इसने दी होती अपना एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, और एग्रीकल्चर कहा जाता है कि ये जो पैसा तुम ब्लैक मनी है जो ला रहे हो, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में तुम इसको लगाओ, तो लोग अच्छी मशीनें खरीदते, अच्छा सीड खरीदते, अच्छे तजर्बे करते, अच्छी लेबॉर्ट्रियां बनाते, और कम से कम पाकिस्तान के अंदर ज़राअत के शोबे में बहुत बेहतरी आती है, पैदावार बढ़ती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये सवाल करने वाला उससे कोई भी नहीं है, क्योंकि जो पुराने सियासतदान है वो भी उसके खिलाफ है और वो इन सियासतदानों के खिलाफ है। एक दूसरे के खिलाफ अनाक की जंग है, ये जारी है। इसका नुकसान आने वाले महीनों में आप वाज़ेह तौर पर देखेंगे, जब हमारे पास पेट्रोल के मसाइल बढ़ेंगे, हमारे पास बिजली के मसाइल बढ़ेंगे, हमारे पास महंगाई के मसाइल बढ़ेंगे। थैंक यू इफ्तिखार, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार ने जैसे बड़ी तफसील से बात की है कि हकीकत ये है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो इमरान के पास भी कोई लाहे अमल नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि वो जिसकी बुनियाद के ऊपर मुल्क इस वक्त जिन मसाइल का शिकार हुआ है। हम बार बार ये जिक्र कर रहे हैं, रुपया डिप करता चला जा रहा है, इकॉनमी डिप करती चली जा रही है, हमारे पास पैसे हैं नहीं, और अल्लाह ना करे कि हमारी सूरत हाल वही ना हो जो श्रीलंका की हुई है। तो उससे डरना चाहिए। मतलब ये है कि बहुत ही खौफनाक है। और यंगस्टर्स को नहीं भूलना चाहिए सर वो तमाम वादे जो इमरान खान साहब ने किए थे कि मुलाजमतें मिलेंगी और घर दूंगा और ये वो, तो इस सारी सूरत हाल में उनके भी वादे ज़रा, उनके नारे जो उन्होंने शुरू में लगाए थे वो ज़रा याद रखने चाहिए। और दूसरी तरफ भी देखें तो वहाँ से भी कोई लाया अमल सामने नज़र नहीं आया। 4 महीने हो गए आज, और 4 महीने में कोई ऐसी चीज़ ऐसी नहीं आई। बस टारगेट ये कि टेन्योर पूरा करना है अपना, बस टारगेट ये कि हमने रहना है और अपनी मर्जी से इलेक्शन कराने हैं। अपनी मर्जी से चलाएंगे तो फिर शायद मुल्क तो नहीं चल सकेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम, दोबारा हाज़िर ब्रेक के बाद। जैसे कि हमने आज प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि आपकी मुलाकात हम आज करवाएंगे एक ऐसे नौजवान से जो मिमिक्री करता है, 35 से ज़्यादा लोगों की आवाज़ों की नकल करता है। इसकी अपनी स्ट्रगल भी है, इसने एक ये मकाम बड़ी आसानी से हासिल नहीं कर लिया, बड़ी मेहनत स्ट्रगल की और उसके बाद ये इस मकाम पे पहुंचा है। और इस स्ट्रगल में इसने अपनी तालीम भी नहीं छोड़ी, अपनी तालीम मुकम्मल की है, BS किया है इसने बड़े अच्छे तरीके से, और उसके बाद अपना YouTube चैनल चलाकर अपनी मेहनत को आगे बढ़ा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। फैज़ान हैदर हमारे साथ मौजूद हैं और फैज़ान को हम आज के शो में वेलकम कहते हैं। और फैज़ान की स्टोरी तो अब्दुर्रऊफ साहब ने शेयर की, लेकिन इतनी तमहीद बांधने के बाद मुझे लगता है कि डेमो जब आएगा तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि एक आर्टिस्ट जो है वो किस तरह से डिफरेंट होता है। आर्टिस्ट तो बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं, लेकिन अगर आप इन फनकारों की बात करें तो 35 से ज़ायद, सर उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, उसमें अदाकार भी हैं, उसमें बॉलीवुड, लॉलीवुड, हॉलीवुड सब अदाकार शामिल है। तो कितनी स्ट्रगल लगी है तो ये हम इनसे जानेंगे भी और इनकी आवाज़ में सुनेंगे भी। फैज़ान बताएं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा जी, स्ट्रगल तो आपकी हमने थोड़ी बहुत डिस्कस कर ली, लेकिन कितना टाइम लगा इन सबकी आवाज़ों को सीखने में, प्रैक्टिस करने में? हाउ इट्स गोइंग? बेसिकली ये था कि बचपन से शौक था मूवीज़ देखने का बहुत ज़्यादा, तो जो एक्टर अच्छा लगता था तो उसको ज़्यादा देखना, तो शौक पड़ गया देखने का, तो उसकी आवाज़ फिर खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाती थी बाय नेचर। अच्छा, तो यानी कोई प्रैक्टिस बहुत नहीं की ज़्यादा? जो फेवरेट एक्टर होता था, जो इसकी एक्टिंग पसंद आती थी, उसको जेहन में बिठा लेते थे, उसके डायलॉग फिर दोस्तों के सामने बोलने, बातें करनी उनसे, तो वो खुद ब खुद निकलता। टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, अपने साथ जो पढ़ते थे सबकी मिमिक्री करना, ऐसी आवाज़ें निकालना, शरारतें करना। तो वो एक दिन पता चला, दोस्तों ने कहा यार ये आवाज़ तो तुम बड़ी अच्छी निकाले, तो ये निकालो। अच्छा। तो फिर जेहन में आया कि यार नहीं ये करते हैं। अच्छा फैज़ान, ये आप यहाँ भी देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वो कैमरा है ठीक है, लेकिन आप यहाँ भी इंटरेक्टिव हो सकते हैं, होता है ऐसा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मुझे ये बताएं कि इस सारी सूरत हाल में आप जब यूनिवर्सिटी में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो सबको पता होता है कि यार यू आर द आर्टिस्ट,
आपको सीखने का मौका मिलता है, वहाँ प्रैक्टिस, बहुत सारी ड्रामेटिक सोसाइटीज़ होती हैं, आप बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं। यूनिवर्सिटी में कितनी अपॉर्चुनिटी मिली अपने इस टैलेंट को पॉलिश करने के लिए? यूनिवर्सिटी में तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, थिएटर्स बने होते हैं, इसके अलावा टीचर्स ऐसे आपको मिलते हैं जो आपको बड़ा कुछ सिखाते हैं, लाइफ के रिलेटेड भी और एक्टिंग के रिलेटेड भी। दिलीप कुमार ने कहा था कि जब एक्टिंग करते हैं ना तो फिर एक्टिंग नहीं करते, सबसे बड़ी बात यह है कि एक्टिंग ही करते हैं, रियलिटी करते हैं, ये सबसे बड़ी बात। और सेकंड ये है कि मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे इस चीज़ को अच्छा ही नहीं समझा जाता था कि यार एक्टिंग पढ़ना ही एक्टिंग करनी है, पढ़ना ही एक्टिंग को शोभा समझा ही नहीं जाता था। तो इस वजह से उसको वाइंड अप किया थोड़ा सा, तो लेकिन अब दोबारा से मेरे अंदर आया कि नहीं यार ये चीज़ मैंने करनी है, तब मैं फिर इस मुकाम पे आपने एक डेमो देख लें हमें पहले। हाँ, क्या करके दिखा रहे हो हमें, फिर आपसे बातचीत तो चलती रहेगी। मैंने एक सिचुएशन बनाई हुई है कि आपके सियासी और फिल्मी अदाकार, सियासी किरदार और फिल्मी अदाकार मिक्स हो गए, मिक्स कर देंगे। एक इमेज क्रिएट करनी है इन्होंने, वो इमेज खुद ही और डिस्क्राइब स्टार्ट आपने इमरान खान से लेना है। जी बिल्कुल। और इमरान खान से मुलाकात के लिए मुख्तलिफ कैरेक्टर्स आ रहे हैं जो उनसे सियासी सूरत हाल चल रही है तो टिकट के हवाले से आएंगे कि ज़िमनी इलेक्शन है। तो इमरान खान साहब जो अपनी तकरीर का आगाज़ करते हैं पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और मेरे पाकिस्तानियों, मेरी बात सुनो, और ये ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और मेरे पास तो बेहतरीन तादाद में लोग टिकट लेने आ रहे हैं। सबसे पहले है जी चौधरी शुजात, यार इमरान खान हो गया यार टिकट दे। और चौधरी साहब आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, खुदारा सियासत को छोड़ दें। उसके बाद आते हैं जी बिलावल भुट्टो, अंकल इमरान हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे? ओ बिलावल बच्चे मेरी बात सुनो, ये पीटीआई की टिकट है, इसमें आपने भुट्टो का नाम नहीं लेना, अपने नाना को हर जगह ले आते हो यार प्लीज़। उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन आते हैं जी। अच्छा। वो कहते हैं जी आपसे टिकट लेंगे। ओ यार पहले अपना गला सही करके आओ, और समझ तुम्हारी तकरीर की आती नहीं है, वोट तुमने क्या लेना, प्लीज़ चले जाओ। उसके बाद जी शेख रशीद साहब जो उनके बड़े बेस्ट फ्रेंड है वो आते हैं जी। वो कहते हैं उनको जी इमरान यार टिकट दे यार है ना परवेज ले। और शेख साहब आपकी अपनी पार्टी है, वोट पिंडी से आपको नहीं मिलता, मैं कैसे दे दूं आपको। इसके बाद अब बॉलीवुड एक्टर्स जो है ना वो इनके पास आते हैं। अच्छा, वो भी टिकट लेने आ रहे हैं? वो भी टिकट लेने आ रहे हैं। सिचुएशन तो चेक करें, अब इमरान खान साहब से बॉलीवुड के लोग आएंगे। जी देवियों सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत किया जाता है। ये मैं अमिताभ बच्चन आज इमरान खान से पहले टिकट लेने आऊँगा पाकिस्तान में। और अमिताभ बच्चन साहब बात सुने, आप इंडिया के हैं, यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ सकते, जो मर्जी प्लीज़ आप जाएं, मैं नहीं टिकट दे सकता। उसके बाद आता है जी ऋतिक रोशन, आइला इमरान खान साहब मैं आपसे टिकट लूँगा, जहाँ मर्जी हो जाए मैं आपसे टिकट लूँगा, मेरे बाबा ने कहा मैं टिकट लूँगा तो आपसे लूँगा। और देखो अब पहले और अपनी गर्दन ठीक करके आओ यार, क्या कर रहे हो, खौफ खुदा करो यार। उसके बाद सनी देओल आता है, ये 2.5 किलो का हाथ है इमरान खान, लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है। और यार तुम पहले लोहार का काम कर लो, ये टिकट ले लो मेरे से प्लीज़, जान छोड़ो मेरी। उसके बाद जनाब परेश रावल, अच्छा मेरा नाम बाबूराव गणपतराव आपटे देवा इमरान खान टिकट चाहिए। और देखो तुम्हारी तो लैंग्वेज हमारे पाकिस्तान से मुख्तलिफ है और आधे लोगों को समझ आती है। अच्छा। सर खपाया हुआ तुम लोग, चले जाओ। उसके बाद जनाब आते हैं सुनील सेठी साहब आते हैं। अच्छा जी, सेठी साहब वो कहते हैं तुम मुझे बोल जाओ ये हो नहीं सकता और मैं तुम्हें बोल जाओ ये होना नहीं दूंगा। ओ यार, और तुम अंजलि की जान छोड़ दो यार, या तो तुम इलेक्शन लड़ लो या तुम अंजलि, कंपेन क्या करोगे। अच्छा ठीक है। उसके बाद जनाब आते हैं राजकुमार साहब, पुराने एक्टर हैं जो। अच्छा जी। जाने इमरान खान हम टिकट लेंगे और आपसे ही लेंगे वरना यहाँ से चले जाएंगे। और राजकुमार साहब आपकी उम्र मेरे से भी ज़्यादा, आप जाएं प्लीज़, चले जाए यहाँ से। उसके बाद जी आता है नाना पाटेकर साहब। अच्छा जी। अच्छा इमरान खान ये टिकट मुझे चाहिए। नाना साहब मेरी बात सुने, एक तो आपने नाम ऐसा रखा हुआ है
कि आप मेरे नाना है भी नहीं, लेकिन फिर भी कहना पड़ रहा है आपको। और खौफे खुदा करें, चले जाएं यहाँ से। और दूसरी बात यह है कि आप कंपेन क्या करेंगे, हंसते आप ज़्यादा हैं, बोलते आप कम हैं। और यार चले जाएं, मुझे शीरी मज़ारी ठीक है। उसके बाद जी आ जाते हैं अपने तारिक जमील साहब भी आते हैं। ओ हा चमन में तख्त भर जिस दम शहे गुल का तजम्मुल था। ओ मेरी बात सुने अलामा साहब, आप वैसे आ जाएं, मैं आपको वज़ीर मजहबी अमूर बना दूंगा, लेकिन ये जो आप करते हैं ये बहुत, 1 घंटा नहीं, अवाम नहीं सुनती और मेरी तकरीर नहीं सुनती, और आपको क्या सुनेगी। उसके बाद जनाब आते हैं तारक अजीज़ साहब, जिन्होंने अच्छा। पहला इलेक्शन इनको हराया था। सही। वो आते हैं, वो कहते हैं जी, इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं 1 मिनट, तारिक साहब मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरा खुदा जानता है, लेकिन ये जो आपका इंट्रो है ना, ये तकरीर नहीं है सियासी में तो हमला करना होता है जाते ही। उसके बाद जनाब आते हैं मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। अच्छा। वो आके कहते हैं जी, इमरान खान अल्लाह ने चन्न वास्ते चाननी सूरज लई तपश यारां लई यार ते बनाए ने मखना ते सानू टिकट दे दे। और मेरी बात सुनो, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, खुदा का नाम ले, सुल्तान रही के साथ आपने काम किया, वो दुनिया मेरे, मैं आपको नहीं, मैं आपके साथ नहीं काम अच्छा, करूँगा। मुझे ऐसे लग रहा है जितने इन मार्क्स से अब्दुर्रऊफ साहब सबको देख रहे हैं, मुझे बताएं इनमें से टिकट किसको मिलना चाहिए? सुनील शेट्टी को। अच्छा, सुनील शेट्टी की सबसे, उसकी इसका नकल मतलब मुझे लग सबसे रहा है अच्छी कि थी ज़्यादा सुनील बेहतर शेट्टी थी। की। तारिक की भी ठीक थी। अच्छा सर, लेकिन मुझे एक जो चीज़ ऐड करनी है, जो मैं फैज़ान को देखी है, उनकी मिमिक्री, उनकी आवाज़ जो वो निकालते हैं, तमाम एक्ट्रेस की, तमाम पॉलिटिशियंस की, सर वर्सटैलिटी बहुत कम लोगों में होती है, वर्सटाइल कम लोग होते हैं। एक आधी चीज़ की मिमिक्री कर ली, जैसे हमारे पास बहुत सारे आर्टिस्ट आए थे, वो मोटू पतलू ही करते थे, डिफरेंट पॉलिटिशियंस की कर ली, लेकिन आप सबकी एक साथ कर रहे हैं सर, सबकी तर्ज की आवाज़ निकाल ली, उस पिच पे जाना इतनी जल्दी तब्दील करना, मतलब बहुत अपने आप जल्दी को, वो नहीं, काफी मुश्किल काम है। दैट्स गुड। मिमिक्री बेसिकली ना 3 चीज़ें हैं मिमिक्री में। एक तो होता है जो ऑन कैमरा हो जाती है, आप गेटअप वैसा कर लें तो आप मिमिक्री कर सकते हैं, लुक आपकी वैसी आ जाएगी। सेकंड है आपके एक्सप्रेशन, जैसे इमरान खान के अगर एक्सप्रेशन ये आप नहीं करेंगे तो वो पता ही नहीं चलेगा, आवाज़ ही नहीं निकलेगी, ठीक है। और उसके अलावा सेकंड बात ये है कि आप अपनी आवाज़ सेम वैसी निकाल लें। अगर आवाज़ नहीं निकलती तो एक्सप्रेशन दे लें, एक्सप्रेशन ही निकलते तो गेटअप वैसा कर लें, जैसे मुख्तलिफ चैनल्स के शोज़ में हो रहा है आजकल कि आवाज़ नहीं निकलती लेकिन वो कर रहे हैं मिमिक्री। जो चैनल पे, जो मुख्तलिफ चैनल्स पे चल रहा है, उसमें सबसे अच्छा मिमिक्री एक्टर किसको समझते हो? आप किसको समझते हैं? शफात अली, शफात को। लेवल अच्छा, सबसे बेस्ट वो इस वक्त कर रहे हैं। और जियो पे एक आते हैं अली साहब हैं कोई, मीर मोहम्मद अली, लेवल वो, ये दोनों तो ब्रांड है ना मिमिक्री के, जिनको मैं खुद फॉलो करता हूँ, जो बेसिकली पायनियर्स कहलाते हैं, जिन्होंने शुरू किया था। अच्छा सर देखिए, आर्टिस्ट होता है, टैलेंट होता है, जैसे कि फैज़ान ने कहा कि शुरू में मेरी फैमिली ने मुझे कहा कि भाई ये कौन सा काम है, इसमें आप कमा नहीं सकते, लेकिन मैं उस दौर को देखती हूँ जब स्टेज ड्रामे बड़ी तादाद में हुआ करती थी और फैमिली जाकर नहीं देखती थी, लेकिन अब वही पर्सनैलिटीज़ में फिंगर टिप्स पे हमारे पास नाम है, इफ्तिखार ठाकुर का नाम है और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो टीवी पे बैठ के अब इस तरह का प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं कि फैमिली बैठकर देख सकती है। तो देयर इज अ स्कोप, यहाँ पर स्कोप है। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड, और आपको बहुत सारी विशेष हमारी तरफ से कि आप अगर करते रहेंगे कंसिस्टेंसी में, कामयाबी जरूर इनसे ब्रेक दिलवाई जाए एक। हाँ, किसकी आवाज़ में ब्रेक दिलवाएं? लड़की की आवाज़, लड़की की। अच्छा, वो एक रह गया है, पहले तो वो सुना दो ना, फिर आवाज़ में ब्रेक बाद में लेंगे। लड़की की आवाज़ में ब्रेक, लड़की की आवाज़ और गाना भी साथ में। अच्छा, लड़की की आवाज़ में पहले गाना सुना देता हूँ, फिर ब्रेक, आपने ब्रेक लेनी है, ठीक है? कि आप गुड मॉर्निंग पब्लिक आप देख रहे हैं और हमने लेनी है ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ठीक है? चलिए पहले गाना सुनाएं। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, ओ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। और आप देख रहे हैं फिर आगे मैं अपने वॉइस में आ जाता हूँ, लड़की की आवाज़ निकाली, अगर शक्ल ना देखे तो अगर फेस ना देखे तो थोड़ा लगता है कि हाँ लड़की की आवाज़ निकाली है। चलिए, अब लड़की की आवाज़ में आपने ब्रेक लेनी है, सोहा की आवाज़ में नहीं, लड़की की आवाज़ में लेनी है। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और ब्रेक पे चलते हैं और इसी के साथ वापस आएंगे। ओके जी, ले लिया हमने ब्रेक, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम दुआ जी। ब्रेक के बाद फोटोग्राफी जिन लोगों को शौक है, वैसे तो हर किसी को शौक है, मुझे बहुत शौक है सर। उसकी वजह यह है कि एक ज़माना होता था जब आपको स्पेशल कैमरा चाहिए होता था, लेंसेज चाहिए होते थे, बड़ा जनाब वो नेगेटिव फिल्म होती थी, उसके बहुत ख्याल रखना पड़ता था, फिर डेवलपिंग का प्रोसेस होता था। अब यह है कि फ़ोन ने इस काम को बड़ा आसान बना दिया, हर कोई फोटोग्राफी कर रहा है। गिनती की चंद तस्वीरें होती थी, याद है आपको? कि इतनी खींचनी, कोई तस्वीर खराब नहीं होनी चाहिए। वो 36 का रोल होता था। हाँ, रोल होता था 36 का, और फिर जनाब वो डेवलप होने के लिए देते थे, उसमें आधी तस्वीरें खराब हो जाती थी, एपर्चर, शटर स्पीड, सारा कुछ ख्याल करना पड़ता था। लेकिन अब और जो प्रोफेशनल फोटोग्राफी है वो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती थी। उसकी वजह यह है कि उसके लिए मामिया का कैमरा होता था, बड़ा सा कैमरा, उसके लिए जनाब वो बड़े मैंने जैसे कहा अगर आपने दूसरे कैमरे लिए हुए हैं कैनन का या सोनी का, तो लेंसेज बड़े, नाइकॉन का बहुत मशहूर कैमरा होता था, लेंसेज भी बड़े महंगे महंगे होते थे। अब आसानी हो गई है, हर कोई फोटोग्राफी कर रहा है। तो लेकिन फिर भी जो शौक़ वाले हैं वो अपना नाम बनाते चले जा रहे हैं, और ऐसे ही शौक़ वाला एक फ़नकार हमारे साथ अभी मौजूद होगा, हसन तलाल टिवाना। देहात से इनका ताल्लुक़ है, छोटे इलाके से, लेकिन इन्होंने वहीं से अपनी फ़ोटोग्राफी का आगाज़ किया। पंजाब का कल्चर इन्होंने बड़ा दिखाया, और मेरे ख्याल में ये हमारे साथ मौजूद है। इनसे पहले ही सवाल यही है कि कब शुरू की फ़ोटोग्राफी, और पंजाब का जो कल्चर आप दिखा रहे हैं इसकी कोई ख़ास वजह, आपकी बैकग्राउंड ऐसी है? पंजाब को दिखाने का एक और वजह भी ये है कि मुझे बहुत अटैचमेंट है अपने गांव से अपने लोगों से, पंजाब से, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी एक गांव से है, तो इसकी ये एक वजह भी है। जी, फोटोग्राफी का प्रॉपर आगाज़ मैंने 2015-16 में किया। स्टार्ट में मेरा ज़्यादा फोकस लैंडस्केपिंग पे रहा, ट्रैवल पे, माउंटेन्स पे, हॉर्सेस की फ़ोटोग्राफी पे रहा। लेकिन फिर साथ साथ मैंने देखा कि जो पंजाब का कल्चर है, जो एक फार्मर की लाइफ है, उसको उस तरह डॉक्यूमेंट नहीं किया जा रहा, उसको कोई भी ना उसको फोकस में नहीं रख रहा। तो मैंने अपनी फ़ोटोग्राफी जो थी उसको विलेज लाइफ की तरफ, एक फार्मर की लाइफ की तरफ, और पंजाब के कल्चर्स की तरफ। अच्छा ठीक है सर, ये सारी सूरत हाल में ना एक चीज़ बड़ी कॉमन है। आप देखिए, बात कर रहे हैं हसन की हम ना, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो ठीक है, एक प्रोफेशनल कैमरे से ये सारी चीज़ें करना, अपनी स्किल्स को पॉलिश करना, वो और बात है। लेकिन आज के लिए जो फ़ोन है, ख़ासतौर पर सर आईफोन, उसमें तो सर आप DSLR की नौयत की ही फ़ोटो खींच सकते हैं। उन्होंने कहा कि फ़ोटो सब खींच रहे हैं, लेकिन मेरा टारगेट था कि पहले मैं सिर्फ घोड़ों को फोकस करता था कि मैंने इनकी खूबसूरती को करना है। अच्छा हसन, ये बताएं कि हम तो आपको अप्रिशिएट करते हैं और सब लोग आजकल फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, लेकिन आपने मुख्तलिफ अंदाज में की है, ऑक्सफोर्ड प्रेस ने भी आपको अप्रिशिएट किया, अपने कोर्स में शामिल किया है। इस कामयाबी पर आप क्या कहते हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, मेरी फ़ोटोग्राफी को काफ़ी जगहों पे सराहा गया है। काफ़ी मुझे अल्लाह का शुक्र है, मेरी अचीवमेंट्स हो चुकी हैं इंटरनेशनली, काफ़ी मेरा काम जा चुका है काफ़ी जगहों पे, एम्बेसीज वगैरह में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में आ रही है, नेशनल ज्योग्राफिक में मेरा काम पब्लिश हो चुका है। तो बहुत अच्छा लगता है, लोगों की मोहब्बत अच्छी लगती है, जो मेरे काम को लोग प्रेज़ करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। जी, बड़ी अच्छी बात है। आपकी जो अप्रिसिएशन है वो बाहर के मुल्कों में भी हो रही है। आगे की क्या प्लान है आपके? प्लान्स आप पूछें तो मेरे कुछ ख़ास प्लान्स नहीं है। फ़ोटोग्राफी का स्टार्ट भी मेरी हॉबी थी, मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं इसको इतना आगे तक लेके जाऊंगा, या अल्लाह ताला की तरफ से इसको इतना कुछ मुझे अचीव होगा। तो अभी भी मेरे कोई ऐसे प्लान्स नहीं है। जहाँ भी अल्लाह ताला ले जाए मुझे, कोई ऐसा सच मेरे प्लान्स नहीं है। जी थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। हमारी तरफ से एक बार फिर से अप्रिसिएशन कि काम तो सारे कर रहे हैं, तस्वीरें सारे खींच रहे हैं, लेकिन डिफरेंट अंदाज में खींचना वही आपको कहीं से कहाँ ले जाता है। और ऑक्सफोर्ड प्रेस में जो आपके कोर्स में शामिल किया गया इस सारे स्किल्स को, उसके लिए हमें इंतहाई खुशी है सर। ठीक है, अपनी छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक लेके वापस आते हैं। आप देखते रहिए ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम दुआ जी। इस ब्रेक के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको चेहरा तो नज़र आ गया है, कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और
इस वक्त जो हम इंतहाई परेशानियों का शिकार हैं, इंतहाई मायूसी का शिकार हैं, उसमें एक बड़ी तवाना आवाज़ कासिम अली शाह साहब की सूरत में हमें मिलती है, जो हमें एक मोटिवेट करती है कि नहीं, मुआशरे को पॉजिटिव एंगल से भी देखना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल में नौजवानों के लिए एक सबक बनती है और सबक बनता है, और वो सबक ये बनता है कि अपने पाथ को, अपने रास्ते को खोटा ना होने दो, अपने रास्ते को। माइक नीचे लूज हुआ आपका। जी सर, आप कंटिन्यू करें। वो माइक जरा लूज हो गया था, मैंने कहा माइक लगा लेते तब तक। लेकिन आप देखें कि इस वक्त महंगाई, परेशानी, पेट्रोल, अभी हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि ब्रेक में, प्रोग्राम के आगाज़ में नहीं था, लेकिन ब्रेक में जो है ना वो अचानक से कैसे एक बार फिर से डॉलर ऊपर चढ़ा गया है। तो इस सारी सूरत हाल में आगाज़ मैंने आपसे कहा कि टिकटॉक पे अगर आप जाए ना, तो टिकटॉक पे जाते हुए जरा कि आके इनका माइक उस दौरान ठीक कर दे, अब हम इंट्रो दे रहे हैं, आप आ जाएं, माइक लगा दें, कोई मसला नहीं। लाइव में ऐसा हो जाता है, लाइव की हुस्न की सब चीज़ें होती हैं ये। तो ये जो सूरत हाल है ना सर, इस वक्त ये है कि एक छोटा सा क्लिप आप टिकटॉक पे कासिम अली शाह साहब का देखते हैं, उससे कोई इनकरेज हो जाता है, कोई बूस्टअप हो जाता है। इस वक्त इतनी शदीद महंगाई में आप पैसे तो किसी को देने से रहे, आप जो काम कर सकते हैं वो सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपने लफ्ज़ों से किसी को एनर्जी दे सकें, किसी को बूस्टअप कर सकें। जी, कासिम अली शाह साहब से मेरी मोहब्बत जो है वो उसकी बहुत सी बुनियादी वजूहात हैं। उसमें एक वजह तो ये है कि हम दोनों बड़ी अकीदत रखते हैं वासिफ अली वासिफ साहब से, और वासिफ अली वासिफ साहब से मुझे बहुत मौका मिला मुलाकातों का, बहुत मौका मिला उनके साथ बैठने का। उनकी महफ़िल में किसी ज़माने में अशफाक अहमद साहब भी आया करते थे, और अशफाक साहब जो हैं वो जिस गहराई जो बात की उनकी चीज़ों में उनमें आई है, उसमें एक बहुत बड़ी वजह वासिफ अली वासिफ साहब की गुफ्तगू थी। और वासिफ अली वासिफ साहब की गुफ्तगू अशफाक साहब सुन के, जिन लोगों ने उनकी तोता कहानी ख़ास तौर पे देखी है, उनकी पूरी सीरीज़ थी टेलीविज़न के ऊपर, वो जानते हैं अच्छे तरीके से कि पूरी गुफ्तगू वो वासिफ अली वासिफ साहब की थी, जिनको उन्होंने ड्रामाई शक्ल में पेश कर दिया। तो कासिम, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़। बहुत शुक्रिया जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। वासिफ साहब का जिक्र किया, मतलब अशफाक साहब का जिक्र किया, वो मोहब्बतें थी। लेकिन यहाँ से शुरू करते हैं कि जो परेशानी इस वक्त है, नौजवान गुमराह भी हो रहे हैं, नौजवान डीमोटिवेटेड भी हैं, उनको क्या पैगाम देंगे आप, मतलब क्या कहेंगे उनसे? अच्छा देखिए सर, ये क्योंकि आपने एक, वैसे तो टॉपिक इतना सॉफ्ट, वासिफ साहब का टॉपिक हो तो फिर कोई नाउमीदी की बात कहाँ होती है सर, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं सर, ये मेरा मुशाहिदा है, किसी भी समाज में, किसी भी माशरे में जब भी नाउमीदी बढ़ती है, एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि फ़र्द का अपने उस ज़ात और बीइंग पे जो क्रिएटर ने उसको दी है उस पर यकीन हट जाता है। इसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। ठीक है। वो कव्वा, वो पोटेंशियल्स, वो स्ट्रेंथ्स, वो एक कह लीजिए कुव्वतें जो एक शख्स को मिली हुई है, फ़र्द वाहिद को, वो कुछ भी है सर, वो किसी भी सतह पे रह रहा है, वो इक्विप्ड है। ये जो हमें लगता है अधूरापन, ये जो हमें लगता है कि कुछ नामुकम्मल है, ये जो हमें लगता है हमें किसी बैरूनी मदद की जरूरत है, जैसे पूरे मुल्क को लगता है कि बैरूनी मदद के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, और इतना पोटेंशियल कंट्री है, इतना पोटेंशियल कंट्री होने के बावजूद एक अजीब ट्रेंड चल गया। इसी तरह फर्द वाहिद के साथ भी होता है, उसका उस टैलेंट पे, उस अल्लाह की तरफ से दिए हुए गिफ्ट पे यकीन हट जाता है। ये एक खुद एतमादी की कमी होती है, और ये आम मिलेगी आपको। मैं हैरान हूं सर, पढ़े लिखे शख्स में, हमारे नौजवान डिग्रियां लेने के बाद, इतना पढ़ने लिखने के बाद, पीएचडी करने के बाद, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस एक हेल्दी साइन है कि किसी शख्स में अपने वजूद, अपनी ताकत, अपने अकल, एनालिटिकल पावर, अपनी सोल, अपनी इमोशनल एनर्जी के होने का यकीन है कि मैं हूं। अच्छा सर, ये जब भी यकीन होता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको मैंने कहा है, तो ये यकीन पॉसिबिलिटीज को पैदा करता है, इम्कानात को पैदा करता है। इम्कानात का मतलब है चॉइसेस हैं। इम्कानात का मतलब है कि रऊफ साहब जो कि हमारे बहुत सीनियर एनालिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, वो टीवी भी कर सकते हैं, वो पढ़ा भी सकते हैं, वो लिख भी सकते हैं, वो यूट्यूब भी कर सकते हैं, वो टीवी पे भी जा सकते हैं। ये इम्कानात की दुनिया है सर। मैं पढ़ा सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, मैंने इन पॉसिबिलिटीज को देखना है। जब भी बंदा ना उम्मीद होता है तो वो इम्कानात को नहीं देखता। अच्छा, जब इम्कानात को नहीं देखता तो जरा पीछे आते हैं, वो पॉसिबिलिटीज या चॉइसेस या वो जो चीजें इम्कानात में हैं उसको दिख नहीं रही होती। जब नहीं दिखती तो और पीछे जाते हैं, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ डाउट में कन्वर्ट हो चुका होता है। जब भी सेल्फ डाउट होता है तो उसको फिर सारे दरवाजे बंद दिखते हैं। अब बंद दिखना, इसको अगर आप जाके रूहानियत में एड्रेस करें
तो वो बनता है ये शैतान का अमल है, नाउमीदी, मायूसी। इसका सबसे बड़ा जो सोर्स है वो शैतान है। वो आपको दरअसल पॉसिबिलिटीज नहीं दिखाता, यहाँ जो पॉसिबिलिटीज दिखाता है उसके अंजाम अच्छे नहीं होते। आप कहते हैं जी कुछ नहीं रखा हुआ, कुछ नहीं धरा हुआ। इस माशरे में, इस समाज में एतमाद देने की शदीद ज़रूरत है। लोगों को ये बताने की शदीद ज़रूरत है कि यार तुम मुकम्मल हो, अल्लाह ने तुम्हें किसी टैलेंट के साथ पैदा किया। आप जरा तकसीम देखिए, रब की क्या खूबसूरत तकसीम है। सर किसी की याददाश्त में उसका रिस्क पड़ा हुआ है, ठीक है, किसी के बोलने में पड़ा है, किसी की खामोशी में पड़ा है, अच्छा किसी के लिखने में पड़ा है, किसी के बोलने में, अच्छा किसी के कुछ नहीं है। वो कहते जी मैं एनालिटिकल पावर नहीं, शाह साहब पढ़ी लिखी बातें आप कर रहे हैं, कोई सादा बात करें। मैं कहूँगा जी उनका रिस्क वजूद में है। वो बोरी सीमेंट की उठा के ऊपर चढ़ जाते हैं, शाम को दिहाड़ी ले लेते हैं। यानी अल्लाह ने किसी न किसी शक्ल में आपको कोई ऐसा पोटेंशियल दिया जिसमें रिस्क पड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा फिर हम सर रिस्क को महदूद करते हैं रोटी तक, ये भी गलत है। रोटी रिस्क की एक शक्ल है, रिस्पेक्ट भी रिस्क है। ठीक है। आपका सोशल सर्कल देखें, हजरत अली करमल्लाह वजहो, इल्म के शहर का दरवाजा, आप फरमा रहे हैं गरीब है वो शख्स जिसका दोस्ती कोई नहीं है। यानी आपने बताया कि रिस्क की एक शक्ल जो है वो दोस्त है। वजह क्या है? अब वो आप की मेरी मोहब्बत सरफराज शाह साहब से भी है, वो बड़ी खूबसूरत बात करते हैं कि सम टाइम आपने किसी से मोहब्बत और इखलाक से आप पेश आए होते हैं, और वो चलते चलते, ये हमारा फलसफा यकीन है इस बात पे, वो चलते चलते किसी और वक्त में वो रिस्क की शक्ल इख्तियार कर जाता है। ये जो नेक नामी है कितना बड़ा रिस्क है, ये जो हमारे गुनाहों पे पर्दा पड़ा हुआ कितना बड़ा रिस्क है। ये जो अल्लाह ने हम पे करम किया हुआ है कि लोग समझते हैं यार ये को पढ़े लिखे लोग हैं, ये को दानिशवर लोग हैं, ये को बात कर लेते हैं, कितना बड़ा रिस्क है सर। ये कैसे डॉट 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 जुड़ते हैं, कैसे हवाले बनते हैं, ये कैसे इज्जतें मिलती हैं। इज्जत कितना बड़ा रिस्क है सर। देखिए मैं इस मंच पे आते हुए, स्टेज पे आते हुए बताऊं, जो कि कैमरा नहीं दिखा सका, कि मैं आते आपके घुटनों को हाथ लगाया क्यों, आप सीनियर हैं, ये रिस्क है। देखिए सर आप, ये किसी का अगर रिस्पेक्ट है, ये अल्लाह की कितनी बड़ी करम नवाजी है। सो हमने रिस्क को महदूद की, अपॉर्चुनिटीज रिस्क है। सोशल नेटवर्क आपका, आपने कहीं पर अच्छा आपने बरता हुआ है, इखलाक अच्छा आपका, ये भी रिस्क है। तो रिस्क की इतनी शक्लें हैं। ईमान बहुत बड़ा रिस्क है, ये तवक्कुल और भरोसा कि रब आज पाल रहा है कल भी पालेगा, और ये यकीन फिर पॉसिबिलिटीज को पैदा करता है। याद रखिए हर वो कंपनी, ये आखिरी मेरा जुमला है फिर आप सवाल कीजिएगा, हर वो बंदा, हर वो किताब, हर वो फलसफा, हर वो टीवी प्रोग्राम, हर वो तहरीर जो इम्कानात को पैदा करती है, वो उम्मीद को देती है, वो सवाब कमा रही है। और हर वो सब चीजें जो मैंने गिनी है, जब इम्कानात के दरवाजे बंद करती है तो वो गुनाह कर रही होती है, ना उम्मीदी फैला रही होती है। कमाल बात है। अच्छा, बहुत खूबसूरत। कासिम अली शाह सबको इंटरप्ट करने का कतई मेरा मकसद नहीं है, हमारा दिल भी नहीं करता, हालांकि हम होस्ट है दोनों, लेकिन उसके बावजूद भी आप खुद होस्ट हैं उन तमाम लोगों के जो नाउमीद है। लेकिन दो एक्सट्रीम सिचुएशन इस वक्त हमारे माशरे में, एक वो बंदा है जो बिल्कुल नाउमीद है, एक वो बंदा है जो हमारा टॉपिक भी है, खुद पसंदी की इंतहा पर है, खुद गर्जी की इंतहा पर है। अगर मैं किसी का नाम नहीं ले रही, लेकिन हमारे सियासतदानों को देखें, ऐसा लगता है कि उन्हें ख्याल ही नहीं है आम आवाम का, उन्हें लगता है कि वो मेशत का ख्याल ही नहीं कर रहे। ये सूरत हाल जो हमारे माशरे में दो एक्सट्रीम सिचुएशन की, कि हम किसी अपने बहन भाई को इर्द गिर्द देखना छोड़ दिया, हमें लगता है कि वो मांग रहे हैं ना, तो ये इसकी आदत है, कोई बात नहीं, हम क्यों किसी का ख्याल करना हमने इस तरह से छोड़ दिया, दिल पत्थर हो गए हमारे, क्या बात। अच्छा सुहा देखो, मैं ना, मेरी एक बड़ी गुड लक रही मुताले की ना, और जानकारी की, और इल्म की, और सोर्सेज की। एक अल्लाह ने ना वैरायटी दे दी, मतलब सूफियों से भी मिलवा दिया, दरवेशों की मजलिस भी मिल गई, उसके साथ किताबें भी, साइकोलॉजी भी थोड़ी सी पढ़ ली, मॉडर्न साइकोलॉजी तक भी रसाई हो गई। फिर ये जो सोर्स है आज डिजिटल, ये बड़ी आसानी से पता लगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करना था। मैं ये समझाऊं कि जो दीन है और दुनिया के तमाम अदियान, इवन मज़ाहिब, वो कुछ रवैयों को शदीद डिस्करेज करते हैं। उन रवैयों की एक लंबी लिस्ट है, फहरिस्त है, मैं लेकिन 2-3 रवैयों की बात कर देता हूँ। एक जो रवैया है जिसको शदीद डिस्करेज किया गया है, वो है जल्दबाजी। ठीक है। ये आपको किसी लिटरेचर में नहीं मिलेगा, करनी चाहिए। मैं नहीं ढूंढ सका आज तक। हाँ हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी है, कोई हादसा हो गया, आपको मदद के लिए पहुंचना, जल्दबाजी करें आप, लेकिन आम तौर पे जल्दबाजी के मिजाज को शदीद डिस्करेज किया गया है। ठीक है। अच्छा वजह क्या है? जब भी जल्दबाजी होगी तो फिर सब्र नहीं होगा। अच्छा जब सब्र नहीं होगा तो अगेन वो एक प्रोसेस जिससे इर्तिका का अमल मुकम्मल होना था, जिससे गर्द बैठनी थी और असल हकायक सामने आने थे, वो अमल जिसे सब्र कहा गया है, जिससे पता लगना था कि असल में मुश्किल नहीं है, ये तो आसानी थी, ये मुश्किल नहीं है तो अपॉर्चुनिटी थी, ये आपको खबर ही नहीं होनी थी। जल्दबाजी को मना किया गया। एक रवैया जो आपके सवाल की तरफ आऊंगा जिसे शदीद मना किया गया, वो था खौफ का। हर वो चीज जिससे खौफ पैदा होता है ना, उसे डिस्करेज किया गया।
और कहा गया ये खौफ पालने वाले नहीं है। ये माल के कम हो जाने का खौफ, ये चीज़ों के चले जाने का खौफ, ये नामवरी कहीं ना कहीं तनकीद की शक्ल में बदल जाने का खौफ, ये सारे खौफ कुछ नहीं है। अल्लाह का नाम है, अल्लाह पे छोड़ो, अल्लाह पे भरोसा करो, और अल्लाह इनाम क्या देता है। वो कह रहा है कि जो मेरे दोस्त है ना उनको खौफ कोई नहीं है, इनाम की शक्ल में कह रहा है मेरे दोस्तों को कोई खौफ नहीं है। खौफ को डिस्करेज करने की मैं नफ्सियाती वजह जो ढूंढ पाया, और मुझे लगा ये क्या वैसे किताब मजीद और कुरान मजीद में क्या खूबसूरत मैसेज है। खौफ से कुछ मजीद रवैये जन्म लेते हैं, यानी उनके भी छोटे छोटे बालके हैं, और उन बालकों में एक बड़ा अहम बालका है लालच। ठीक है। हर खौफजदा इंसान लालची होगा, हर खौफजदा इंसान खुद परस्त होगा, हर खौफजदा इंसान इनसिक्योर होगा, हर खौफजदा इंसान तरक्की करने वाले से हासिद हो जाएगा, हर खौफजदा इंसान उसे लगेगा कि मेरा बका, इसकी तरक्की मेरा बका मुमकिन नहीं बनाएगी, लिहाजा इसको नाकाम होना चाहिए ताकि मैं सरवाइव कर सकूं। ये उसको खौफ की वजह से महसूस होगा, असल में ऐसा नहीं हो रहा होता, लेकिन उस खौफ की वजह से उसको लगेगा कि रिस्क की तकसीम ये मेरा रिस्क खा रहा है, हालांकि राज़िक अल्लाह है, हर एक को अपने अपने नसीब का मिल रहा है। ये जो खौफ है जिस भी माशरे में बढ़ेगा वहां पर करप्शन बढ़ेगी। ठीक है। करप्शन का ताल्लुक माल की ज्यादती और कमी के साथ नहीं है। नैब में जितने केसेस पड़े हुए हैं रज्जे पुजों के पड़े हुए हैं, किसी माड़े बंदे का केस नहीं है। हाँ। ये सब के सब वो केसेस हैं जो वो लोग थे जिनके पास मालो मता की इंतहा है प्लस खौफ है। अब यहां पर आपको हिकमत समझ आती है दरवेशों की। वो फरमाते हैं ऐसा माल जो दिल को तंग कर दे अजाब है। यानी माल आया है, हम दुआ मांगते हैं अल्लाह कसीर दे, कसीर आने के बाद अगर दिल छोटा हो गया, किसी ने ना सर सोशल मीडिया पे पिक्चर बनाई, मुझे बड़ी अच्छी लगी। अच्छा। मैंने उसको कहीं सेव करके रख लिया, टाइम पे भेजता तो स्क्रीन पे दिखाते। हाँ। बच्चा पैदा होता है इतना सा बलूंगड़ा सब निका, चंद आउंस उसका वजन होता है पाउंड, और दिल होता है इतना बड़ा। फिर होता है नर्चर। ठीक है। उस नर्चर से दिल का साइज छोटा होना शुरू होता है, बंदा बड़ा होना शुरू होता है। सर बंदा 22वें ग्रेड पे चल जाता है, दिल चिड़ जितना होता है। यकीन करें इस माशरे में कॉमन है, लोग इख्तियार, पैसा, गाड़ियां, चीजें सब कुछ आ गया है, दिल सर चिड़ जितना हो गया। जब दिल चिड़ जितना हो जाए तो फिर क्या होता है सर, दिल तंग हो ना ख्याल बड़ा आता है। छोटे दिल में इत्मीनान नहीं आ सकता। इत्मीनान बहुत बड़ी चीज है। इत्मीनान को रखने के लिए कोई स्टेज चाहिए सुकून को रखने के लिए कोई स्टेज चाहिए दिल में। वो छोटे से दिल पे आप इत्मीनान का लोड डालेंगे वो नहीं आएगा। सो खौफ को खत्म करने का हुक्म है। खौफ खत्म होता है बांटने से, सखावत से। आप कभी किसी अल्लाह वाले से मशवरा लें कि जी ये सिचुएशन है, मैं क्या करूंगा, कुर्बानी दे दो। क्यों कुर्बानी दे दो? वो कहेगा कुर्बानी दोगे तो हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी। क्यों आसान हो जाएगी? जब हम कुर्बानी देते हैं, हाथ खुला करते हैं तो दिल बड़ा होता है। ये हाथ, वैसे तो एक हमारे बहुत बड़े सूफी वो उज़्बेकिस्तान में दफन है, उनके मज़ार पे बाहर कहीं कोटेशन लिखी हुई है कि दिल उसकी याद के लिए, हाथ काम के लिए। वाह। मुझे लगता है कि हाथ और दिल का ताल्लुक बड़ा गहरा है। हाथ खुला तो दिल भी खुला। ठीक है। इस तरह हार्ट और आंख का कनेक्शन बड़ा गहरा है। एक अलग मौजू है, लिटरेचर में बड़ा बयान किया गया। लेकिन जब भी सर सखावत होगी ना, दिल बड़ा हो जाएगा। दिल बड़ा होगा, ख्याल बड़ा आएगा। आपके पास कम होने के बावजूद अगर इत्मीनान है, आप खुशकिस्मत। अगर थोड़ा आप राजी बढ़े। अच्छा, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, अडॉप्टेबिलिटी है, अल्लाह ने सिर्फ इंसान को दी है जी। ये माइनस टेम्परेचर वाली जगह पे रह लेता है, ये तपते रेगिस्तान में रह लेता है, ये पेट्रोल महंगा हो तब भी रह रहा होता है। सर कितनी सादा मिसाल है इस चीज़ की। खुशकिस्मत वही है जो अपनी किस्मत से खुश है। ठीक है। जो आपके पास है इस पर राजी हो जाए, शाकिर हो जाए, आपकी ज़िंदगी आसान है। ये तो कमाल बात हो जाती है ना, जो आपके पास है राजी, यानी वो कहते हैं ना कि खुश नसीब वो है जिसके जो अपने नसीब पे खुश है। वासिफ साहब ने फरमाया। सही जी। तो जो आप बात कर रहे हैं, मतलब उसके लिए बहुत इत्मीनान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर सोसाइटी में इत्मीनान बड़ा जरूरी है। एक रऊफ साहब, एक और मेरा एक एनालिसिस है, ये मेरे मैं समझता हूँ छोटे छोटे थीसिस बनाए। मैंने पाकिस्तान से ज़्यादा गरीब मुल्क कहीं देखे। गया हूँ फिजिकल। मैं एजाजी एम्बेसडर रहा जी एक मुल्क का, उन्होंने मुझे एजाजी एम्बेसडरशिप दे दी उज़्बेकिस्तान में। मैं उस मुल्क में जब मैंने जाके देखा, बार बार मैंने देखा पाकिस्तान से इकोनॉमिक हालत उसकी बदतर है। ठीक है। सुकून है। स्टेट ने खौफ को ख़त्म कर दिया होगा। सर जहां पर भी खौफ खत्म होगा वहां पर करप्शन कम हो जाएगी। जहां पर भी खौफ खत्म होगा वहां पर लोगों को कल पे यकीन होगा कि स्टेट नाम की चीज है, इंसाफ मिल जाएगा, हक मिल जाएंगी। यहां प्रॉब्लम क्या है? यहां प्रॉब्लम यह है कि हर एक को लगता है कि मैं पैसे नहीं ना कमाऊंगा तो मेरी हेल्थ के मसले हल नहीं होने, क्योंकि स्टेट की प्रायोरिटी में नहीं है। हर एक को लगता है कि अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगा तो अच्छे स्कूल नहीं भेज सकूंगा। हर एक को लगता है कि मैं अगर पैसे अच्छे नहीं कमाऊंगा तो सिक्योरिटी तो मुझे खुद हायर करनी है। हर एक को लगता है कि पैसे कमाना इसलिए जरूरी है कि सोलर लगवा लेना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो बिजली नहीं दे सकती। जब आप हर चीज जो बड़ी बेसिक जरूरतें हैं
जिसके कई नाम रहे, रोटी कपड़ा मकान रहा और कई चीज़ें बेसिक हायरार्कीज की नीड्स हैं। अब बेसिक नीड्स को जब भी पूरा नहीं करेंगे तो सर खुशहाल भी उसका दिल तंग होगा, खुशहाल भी शिकवा कर रहा होगा, खुशहाल भी रो रहा होगा, खुशहाल भी। अब जितने करप्शन को ख़त्म करने के इदारे हैं वो पनिशमेंट तक तो इसको डील कर सकते हैं। मेरा ख्याल है स्टेट को इंश्योर करना चाहिए कि समाज के अंदर जो खौफ फैला हुआ है और ये जो इस वक्त एक अनसर्टेनिटी की कंडीशन जो कि बड़ी प्रलॉन्ग कर गई है, और तमाम एनालिस्ट आप भी इसको मानेंगे, मैं भी मानूंगा, हम सब मानेंगे, इसको ख़त्म होना चाहिए, इस अनसर्टेनिटी को ख़त्म होना चाहिए। सिक्योरिटी सिस्टम, ये चीज़ें ये बहुत ज़रूरी होती हैं। स्टेट की स्टेबिलिटी से एक आम बंदा जिसकी 15,000 रुपया सैलरी है उसको भी फ़र्क पड़ रहा होता है। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, बहुत सर, आपका शुक्रिया। बहुत आपको शुक्रिया। दिल चाहता है मतलब आप बैठे हो, गुफ्तगू चलती चली हम जाए सवाल भी ना और करें। लंबी सवाल जो है हम वो सवाल निकाल भी रह ना जाते करें। हैं, मेहरबानी लेकिन जनाब। टाइम हमेशा कम हो जाता वक्त है। के हम हमेशा से पाबंद होते हैं, लेकिन ये छोटा सा सेगमेंट आपके लिए खास तौर पर था। सर आपका एक बार बेहद शुक्रिया दोबारा से आने का। आज के ज़माने में जहाँ पर एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस हर चीज़ ऊपर जा रही है, महंगाई है, आपके जुर्म बढ़ रहे हैं, आपकी मायूसी बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही है, वहाँ पर ये चंद अल्फाज जो आपको बूस्टअप करें, मोटिवेट करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारे प्रोग्राम से आज के लिए इतना ही, आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और खुश रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।